अजमेर प्रेस क्लब में आज देश के ख्याति प्राप्त खेल पत्रकार स्टार स्पोर्ट्स, 10 स्पोर्ट्स, डीडी स्पोर्ट्स जैसे चैनलों के मुख्य पैनलिस्ट व ख्यातनाम पत्रिका स्पोर्ट्स स्टार के मुख्य एडिटर राकेश राव ने आज अजमेर प्रेस क्लब में शिरकत की। उन्होंने आज प्रेस क्लब के भवन का अवलोकन किया, साथ ही प्रेस क्लब के सभी सदस्यों से मुलाकात की। प्रेस क्लब के भवन का अवलोकन करने के बाद उन्होंने प्रेस क्लब के भवन की सराहना की। साथ ही अजमेर प्रेस क्लब का खेल की तरफ झुकाव होने के कारण और किसी भी अनैतिक गतिविधियों में लिप्त नहीं होने के कारण प्रेस क्लब की सराहना की और विजिटर बुक में अजमेर प्रेस क्लब के बारे में अपने विचार भी लिखे। इस अवसर पर अजमेर प्रेस क्लब के अध्यक्ष डॉक्टर रमेश अग्रवाल ने अपने उद्बोधन से उनका स्वागत किया। साथ ही श्री राकेश राव ने भी अपने उद्बोधन में अपने विचार प्रकट करते हुए अजमेर प्रेस क्लब की सराहना की और महेंद्र सिंह धोनी और शाहरुख खान के साथ बिताए गए अपने पलों के बारे में बताया। आइए नारेली और दरगाह का प्रोग्राम है कल का, लंच स्टेडियम में है। हाँ। अच्छा, कल आप निकलेंगे? नहीं, परसों कल नारेली जाने का है, दरगाह जाएंगे, लंच में जरूरत मेरे 500 पहले आपका आना हुआ है? हाँ, पहले भी आता हूँ। 95 में पहली बार बैठे ना? 95 में पहली बार आया था, 25 साल हो गए। हाँ, 25 साल बाद में आया। नहीं, उसके बाद आया नहीं, अरे हाँ, बीच में आपका नेशनल स्टेशन में आया और 2006 में आया, जयपुर में आया था। जयपुर तो कई बार है। नहीं, जयपुर ये किचन ही था। अच्छा, पेंट्री का एरिया है। हाँ, और ये बीच में जो लिफ्ट का ये लिफ्ट वाला पोर्शन है, लगेगी लिफ्ट है। अच्छा, ये हमने एक लाइब्रेरी बना रखी है। ये मिनी लाइब्रेरी है, बट द कलेक्शन इज कंटेम्प्रेरी लिटरेचर, रेट्रो लिटरेचर। जबरदस्त, मतलब हमने शुरुआत हुई है साल 2 साल में। नियरली वी आर हैविंग 600 प्लस बुक्स ऑलरेडी एंड सम 400 प्लस टाइटल्स। 3 रूम्स हैं। मेंबर्स कितने हैं आपके? 256 मेंबर्स हैं। एक्टिव एक्टिव नहीं, हमारे यहाँ पे बहुत अच्छी लिबर्टी है। एक्टिव जर्नलिस्ट, एक्टिव मेंबर्स तो करीब रेगुलर आते हैं। 24 घंटे में कम से कम 6 घंटे आते हैं। 6 तो हैं, 6 घंटे में 6 तो हम आते हैं। नहीं ज्यादा खेलने वाले आते जाते रहते। ये रूम से 3 है। बिल्कुल साफ, क्लियर, सब जगह ये है। और हम गए मुझे लग रहा है आज ये बड़ा इसमें 4 बेड का, डबल बेड 4 कर सकते हैं। अच्छा, एक तो लगा हुआ है और 4 लगा सकते हैं। इसका जाना बहुत जरूरी है इसके लिए। कितनी खोल है ये लाओ एक मिनट। राकेश, समथिंग सुनो, ये एक गरीब संस्थान है, क्यों अजमेर में जर्नलिस्ट को पैसा नहीं है।
बट रमेश जी और इस टीम ने किस तरह से कमाल किया इस है। हिम्मत के साथ करी है। मैंने यही बोला, मैंने कहा दिल्ली का जो प्रेस क्लब है, जो हाँ। प्रेस क्लब ऑफ इंडिया है, मुझे देखा हूँ मैं। आप उसको देख लेना हाँ। और किसी से भी कंपेयर कर लेना। साहब ये 2000 में एस्टेब्लिश किया था ये देखा मैंने सर। 2014 के बाद में आपकी ये 4 साल का डेवलपमेंट ये है ग्रीन बिल्डिंग, ये 4 साल में। और करीब 20 लाख की लोकेशन भी आपकी बढ़िया मेन 20 लाख की एफडी हमारी। ये वही टीम है जो वो स्कूटर मोटरसाइकिल पे बैठे थे ना, वही टीम है ये। 20 लाख की एफडी हमारे पास अभी है कि हमारे पत्रकार से। कितने जोर से बोल रहे हैं, है ना? कम से कम 10 करोड़ होनी ये चाहिए। 5 साल से मैं ट्रेवलर हूँ। समझे? इतने तो है ना। मतलब इनने हिम्मत करके करी है। आप बाकियों को भी देख लीजिए। हाँ। आज जो काम अजमेर में हो रहा है ना, कहीं नहीं हो रहा है। ये दिल्ली में कहीं नहीं हो रहा है। ये आप मेरे से मुझे मालूम है, क्या देखा हूँ। मुझे मालूम है। मैंने भाई जी को भी देखा हुआ, मुझे मालूम है। नहीं, ये तो कम से कम आप लोग कमिटेड एक जर्नलिस्ट राकेश का दोस्त है बेदी, किसका यून है मेरा क्या करता है वाइट देश में बनी की तरह ये मेरा हाँ 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 पूरी सबके ऊपर क्या काम हमारी जो मेंबरशिप आती है और या फिर हम कोई जैसे कोई कार्यक्रम करते हैं बड़े, तो उससे जो हमें इनकम होती है वो उसमें से होती है। जर्नलिस्ट आधे घंटे से बैठे 1200 यार बालों की तरह यार 1200 मेरे साथ कॉन्वेंट एक ही फ्लाइट क्या करता है मैं टूर्नामेंट देखता हूँ, टूर्नामेंट ही बंद हो जाता है। रेगुलर अपडेशन भेजना नहीं is the proud daughter of a person who has shown the path of this journalism for decades. श्री किरण मलकानी जी जो पौंडीचेरी के गवर्नर भी रहे हैं और काफी एमिनेंट जर्नलिस्ट रहे हैं। आप
उनकी संतति हैं, आप उनकी पुत्री हैं। तो ये मैम इट इज़ अ फैमिली ओनली एंड परिवार में आए हैं आप, दिल्ली के परिवार से निकल के अजमेर के परिवार में आए हैं, आपका स्वागत है। और दिस इज़ अ वेरी स्मॉल, हम लोगों का एक छोटा सा अजमेर प्रेस क्लब का परिवार है जिसमें 256 के आसपास कुछ लोग हैं। और आई थिंक अध्यक्ष जी हमारे डॉक्टर रमेश अग्रवाल जी यहाँ विराजे हुए हैं, हमारे महासचिव जी गुंजन सर यहाँ भी विराजे हुए हैं। और गुंजन सर जब भी एड्रेस करते हैं राकेश भैया, तो वो एक चीज कहते हैं कि अजमेर प्रेस क्लब इज द यूनिक प्रेस क्लब इन द कंट्री, बिकॉज गॉड फॉरबिड एक सिनोनिम बन गया है कि जो भी दुनिया के वर्ल्ड के कंट्री के दूसरे प्रेस क्लब हैं उसमें प्रेस और जर्नलिज्म के अलावा निकोटीन और अल्कोहल की भी बातें बहुत होती हैं। गुंजन सर की स्पीच में ये बात हमेशा शामिल होती है कि दिस इज द रेयरेस्ट प्रेस क्लब इन द कंट्री जहाँ निकोटीन एंड लिकर टोटली बैन है, यहाँ पे बिल्कुल भी अलाउ नहीं है। और यहाँ पर नशा होता है, ये बात मैं पहले भी एक बार मंच से कह चुका हूँ। यहाँ पे नशा होता है म्यूजिक का, यहाँ पे नशा होता है लिटरेचर का, यहाँ पे नशा होता है ओल्डरशिप का। यहाँ पे महीने में 2 बार साहित्य संगोष्ठियाँ होती हैं जिसमें रेगुलर 30-40 लोग अटेंड करते हैं। हर सैटरडे आपके जस्ट आने से पहले तक हम लोग यहाँ पे हर सैटरडे गाना गाते हैं। हमको सुर की समझ है या नहीं, तार की समझ है या नहीं, पर हम अपने अपने मन के गुबार जरूर बाहर निकाल दिया करते हैं। तो जैसे ही मुनाजन कल से ने आदेश किया था कि आप बता रहे हैं, तो मैंने प्रिविलेज किया था, रिक्वेस्ट करी थी अध्यक्ष जी से, महासचिव जी से कि 10 मिनट 15 मिनट आपके भी इस पर में शेयर हो पाए। और अब मैं हमारे उपाध्यक्ष जी श्री प्रताप सिंह जी संकट को मैं मंच हस्ताक्षर क्या करूँ, हैंड ओवर करूँ। राव साहब आपका एज ए प्रेस क्लब में बहुत बहुत स्वागत। बहन जी का भी और दिव्या का। बहन जी जो है अजमेर की जो असेट्स हैं स्पोर्ट्स की, उस असेट्स में से एक भंडार चौधरी जी, उनके पास में कलसी साहब बैठे हुए हैं, उनके नाम में ही अपार शब्द है। महिमा जिसकी अपार होती है उसको अपार बोलते हैं। अपार से भी कलसी है ऐसे लखवाल साहब। और हम लोगों का तो स्पोर्ट्स से ज़्यादा वास्ता होता है और आपने तो पूरी जीवन पत्रकारिता के लिहाज से उसमें जिया है। मैं आपसे आग्रह करूँगा, सबसे पहले मैं रवि भाई साहब को आमंत्रित करता हूँ कि वो आए। और ये एक बड़ा अवसर है कि हालांकि हम उसको समय के अभाव की वजह से भुला नहीं पाए। सम्मानीय राकेश राव साहब, मैडम सिंधु जी, बेटे धनजी भाई साहब, यहाँ पधारे हुए सभी स्पोर्ट्स के अथॉरिटीज और अजमेर प्रेस क्लब परिवार के मेरे साथियों, मलिक भाई भी यहाँ विराजे हुए, आप सभी का स्वागत है। और धनजी भाई साहब और आप सब लोग जानते हैं जैसे कि अजमेर प्रेस क्लब की बहुत समृद्ध परंपराएं रही है, बहुत एक लंबा इतिहास रहा है। और आज उस इतिहास में एक बड़ा एक गौरवमयी पन्ना और जुड़ गया है। एक बड़ी शख्सियत, 2 बड़ी शख्सियतें हमारे यहाँ पर मौजूद हैं। पूरे देश में जर्नलिज्म से जुड़ी हुई एक लंबा स्पेल अभी जैसा कि अतुल भाई ने बताया, तो आप लोग यहाँ आए हैं। तो अजमेर प्रेस क्लब जिस मकसद से बनाया गया था उसमें आज उसके उद्देश्यों की पूर्ति में एक और कड़ी जुड़ गई है। हम बहुत खुशी कि आप यहाँ पर आए और इतने व्यस्त समय में भी आपने समय निकाला। आप के बारे में अतुल ने मुझे जो आपकी पर्सनैलिटी को लेके एक छोटा सा मुझे क्लिपिंग भेजी थी, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। उसमें 2 चीजें मुझे पसंद आई, मैंने अतुल से भी शेयर की। मैंने कहा उसमें 2 बातें कही गई थी। एक तो आपको भी जवान लोगों की दोस्ती पसंद है और ये चीज मेरे साथ में भी आइडेंटिफाई होती है, मुझे भी अतुल जैसे लोगों के साथ रहने में मजा आता है। और दूसरा उसमें मुझे बहुत अच्छी बात ये लगी कि आपकी जीवन की प्रायोरिटीज क्या है, स्पोर्ट्स को आप कहाँ देखते हैं आप। उसमें एक कहीं पर जिक्र है, उसमें हुआ है कि आपको एक मौका आया था कि राजीव गांधी के साथ आपको लंच लेना था, लेकिन आपने कहा कि मैं प्रेफर करूंगा सुनील गावस्कर के साथ में मैं लंच लेना पसंद करूंगा बजाय इसके कि राजीव। तो ये
शो करता है कि आपका डेडिकेशन और आपकी पैशंस आपकी क्या है। मतलब यही होना चाहिए आदमी जिंदगी में जो लक्ष्य बना ले तो पूरी तरीके से उसके प्रति डिवोटेड होना चाहिए। मैं अधिक समय नहीं लूंगा। धनजी भाई साहब को भी मैं बधाई देना चाहता हूँ, आज कोइंसिडेंटली उनका जन्मदिन भी है। हम सभी की ओर से उनको बहुत बहुत बधाई। और मैं अधिक समय नहीं लूंगा, मैं चाहूंगा कि हमारे मेहमान को हमें सुनने का ज्यादा से ज्यादा मौका मिले। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका, धन्यवाद। साथियों, मैं एक चीज़ जो मेरे दिल में अभी है और मैं अभी कहना चाह रहा हूँ उस बात को, आप लोगों ने जितना स्नेह, जितना प्यार, जितना सम्मान, जितना मतलब एक जो आदर, जो मुझे अभी जैसे लग रहा है, मैं तहे दिल से, मैं बिल्कुल आप सबको मैं नमन करना चाहता हूँ। आपने मुझे, मेरे परिवार को जितना प्यार दिया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और ये जो क्लब है, मैं प्रेस क्लब मैंने इंडिया में काफ़ी सारे देखे हैं, लेकिन जैसे इन्होंने कहा कि ये पहला ऐसा क्लब है जहाँ पे लिटरेचर को लेके या म्यूज़िक को लेके जो भी होता है, जैसे ये कहते हैं नशा, तो मैंने ये नशा मैंने और शायद कहीं नहीं देखा जो यहाँ पे जो मैंने महसूस किया। और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं इस मंच पे आपने मुझे इस काबिल समझा कि मैं यहाँ आऊँ और आपके साथ आपकी बातें सुनूँ, अपनी बातें कहूँ। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू वेरी मच। और ये मैं अपने फैमिली के बिहाफ पे आपको बिल्कुल बहुत ही मतलब दिल से कह रहा हूँ कि आप इसी तरह अपना प्यार बांटिए। और हमारे फ्रेटर्निटी के आप जो हैं, हमको बड़ी खुशी है। और मैं ये बात जहाँ जाऊँगा, इस बात को मैं बहुत जगह शेयर भी करूँगा, इसलिए नहीं क्योंकि मैं आज यहाँ खड़ा हूँ, जो मैंने सुना है वो मुझे इतना अच्छा लग रहा है कि एक प्रेस क्लब ऐसा भी है जहाँ पे कि जो इंटॉक्सिकेशन की बात होती है, नशे की बात होती है, उससे सिगरेट या दारू से कोई लेना देना नहीं है। और ये बहुत ही यूनिक चीज़ है। ये मैं मतलब कहने के लिए बहुत छोटी सी बात है, लेकिन ये लोग एसोसिएट करते ही नहीं है। प्रेस क्लब के नाम से ही वो एसोसिएट होता है कि साथ लिकर बार है, लाइसेंस लिया हुआ है, वॉटेवर ये सब है। और उसके एक्सपेंशन की बात होती है, म्यूज़िक की बात नहीं होगी, लिटरेचर की बात नहीं होगी, भाषण की बात नहीं होगी। लेकिन यहाँ जो आप लोग कर रहे हैं मेरे ख्याल से कमाल कर रहे हैं। और लेट्स कीप अप द गुड वर्क एंड मे गॉड बी विद यू। थैंक यू सो मच। तो उसके बाद से इनका मन लग रहा हो कि मैं तुरंत जाऊं, अपनी डेस्क संभालूं और डेस्क संभाल करके 5-7-10 कॉलम का एक लंबा सा राइटअप खींच दूं ताकि कल पूरे कंट्री को पता लगे व्हाट वी हैड अचीव्ड टुडे। आज हमने एक बहुत बड़ा अचीवमेंट किया है, जो कि शिखर पुरुष स्वयं बैठे हैं टेबल टेनिस के यहाँ पे। टुडे इंडियन मिक्स्ड डबल्स डियो हैज बीटन वर्ल्ड नंबर 5 कोरियन पेयर एंड हैज सिक्योर्ड द बर्थ इन टोक्यो ओलंपिक्स इन टॉप 16 प्लेसेस। आज बहुत बड़ा अचीवमेंट का दिन है टेबल टेनिस के लिए, हमारे प्रेस क्लब के लिए, हमारी टेबल टेनिस फैमिली के लिए। बहुत सारे संगम एक साथ हो रहे हैं। हम आपके पर्सनल लाइफ को, जो पर्सनल कुछ जिस पर नितांत आपका का ही अधिकार है, उन पलों का हम चुराएंगे थोड़ी देर बाद। उससे पहले जी आप कुछ बोलना चाहिए, तो उससे पहले हम आपसे कुछ चीज़ें जानना चाहेंगे स्पोर्ट्स के बारे में। और मेरे मन में एक सवाल है कि इतना विशाल देश, इतने ज़बरदस्त संसाधनों से लैस, और इसे कहते हैं कि हमारे में लगन की भी कमी नहीं, बावजूद उसके ओलंपिक के जो मेडल की जो लिस्ट है उसमें हम बहुत पीछे हैं। आपने तो पूरा जीवन पत्रकारिता को, खास करके स्पोर्ट्स को दिया है, तो कहीं क्या कमी रहती है उस पर अगर कोई प्रकाश डाल सके तो आइए प्लीज। शुक्रिया। सबसे पहले आप सभी लोगों का शुक्रिया, आपने मुझे यहाँ बुलाया। ये एक मौका दिया कि मैं अपने ही फ्रेटर्निटी के लोगों से बात करूँ, कुछ अपनी कहूँ, कुछ उनकी सुनूँ।
बहुत अच्छा लगता है जब आप अपने फ्रेटर्निटी के लोगों के साथ जाते हैं और वहाँ पे एक इंटरेक्शन का एक इतना एक हसीन एक मौका मिलता है हमको कि सिर्फ मैं यहाँ पे ये कहने नहीं आया हूँ कि साहब मुझे स्पोर्ट्स ने क्या दिया या खेल से मुझे क्या मिला। हम लोग नॉर्मली जो है जब अपने नौकरी ढूंढते हैं तो हम ये कहते हैं या हमको ये चीज़ बताई जाती है कि साहब आप पहले काबिल बन जाइए। काबिल बनने के लिए क्या करना पड़ता है, डिग्रीज आपको लेनी पड़ती हैं और फिर आप नौकरी ढूंढते हैं, फिर आपको नौकरी मिल जाती है तो लोग कहते हैं भाई मेरा बेटा इंजीनियर बन गया, डॉक्टर बन गया। जर्नलिज्म को लेके एक धारणा है हमारे सोसाइटी में कि साहब ये ठीक है, पैसे नहीं है इसमें, लोगों को पैसे नहीं मिलते इसमें। तो एक चीज़ है जब लोग इंजीनियर्स या डॉक्टर्स से एक जर्नलिस्ट को कंपेयर करते हैं, ये इंडियन हाउस होल्ड में मैंने देखा है, सुना है, काफ़ी मेरे पास एग्जाम्पल्स ऐसे हैं कि लोग अपने बच्चे को कुछ भी बनाएंगे लेकिन जर्नलिस्ट बाय चॉइस नहीं बनाते। और एक दूसरी चीज़ ये रहती है कि साहब और कुछ नहीं बन सके तो जर्नलिस्ट बन गए। ये मैंने महसूस किया है, ये मैंने देखा है। और जैसे अभी एक एग्जांपल जो मेरे लाइफ से लिया गया था, जो एक्चुअली क्या हुआ था कि जब मैं जर्नलिज्म में जब मैं आ गया था और मैंने जब अपने एडिटर को ये बोला कि साहब मुझे स्पोर्ट्स में स्पेशलाइजेशन करना है। मैं उस टाइम पेज 1 भी हैंडल कर रहा था, बिजनेस पेज, नेशनल पेज, स्टेट्स पेज, पार्लियामेंट पेज, मैंने सारा का सारा पेपर, मैंने अलग अलग शिफ्ट्स में मैंने पूरा पेज संभाला हुआ है, पूरा पेपर। तो जब मुझे ये चॉइस था, जो मैं जब जर्नलिज्म में आया इसलिए था क्योंकि मैं स्पोर्ट्स जर्नलिज्म में कुछ भी मैं करूं, इसलिए कि वो जो मेरा दिल था वो था स्पोर्ट्स। अब बहुत कम लोग हैं जो ये कह सकते हैं कि साहब जो आपका पैशन है उसको आपने प्रोफेशन बनाया। मैं ये कह सकता हूँ क्योंकि मुझे हमेशा ये लगा है कि साहब मुझे सैलरी मिलती है या मुझे ट्रैवल करने का मौका मिलता है, मुझे बहुत सक्सेसफुल लोगों से मिलने का मौका मिलता है और इसके लिए मुझे सैलरी दी जाती है। ये मतलब मुझे ये काम नहीं लगा, मुझे कभी काम नहीं लगा। इसलिए मैं ये कहता हूँ कि आप वो बनिए जो आप बनना चाहते हैं। जैसे एक मूवी आई थी 3 इडियट्स, उसमें वो ये चीज़ को बार बार कहा गया है कि साहब आप अपने दिल की सुनिए और प्रोफेशन वो चूज़ कीजिए जो आपका दिल कहता है, जो दिल चाहता है वो कीजिए। मैं आपके सामने एक एग्जाम्पल हूँ और ये मैं सिर्फ अपने लिए मैं कह सकता हूँ, ये मेरे लिए कोई बाकी लोगों के लिए बताने के लिए ये मैंने प्रिपेयर नहीं किया। ये मैं अपने आप को कहता हूँ कि एटलीस्ट मैंने जो किया है वो बाकी लोग कर सकते हैं। क्योंकि आपका अगर दिल है, अगर कल आप एक सिंगर बनना चाहते हैं, आप हैं कुछ और लेकिन आप सिंगिंग में आपको रुचि है, आप प्लीज़ दिल की मानिए और कीजिए। हमारे पास एक एग्जाम्पल है अपार सिंह जी, मेरे ख्याल से इनको प्यार है म्यूज़िक से। ये चाहते तो खुद भी सुन सकते थे जैसे हम सब सुनते हैं, इन्होंने वो नहीं किया। इन्होंने कम से कम 100 या आज की तारीख में 101 लोगों को अपने साथ जोड़ा है संगीत के माध्यम से, वो भी रिटायरमेंट के बाद। तो ये इनका दिल किया, उन्होंने किया। और देखिए वो करने में जो कमिटमेंट चाहिए, मेहनत चाहिए, वो मेहनत हर जगह है। आप कुछ भी करें मेहनत लगती है उसमें, और जैसे इन्होंने किया। तो मैंने जो देखा मुझे यही लगा कि मैं वो ही करूँ, सिर्फ और सिर्फ वो करूँ जो मेरा दिल चाहता है। एंड ऊपर वाले की दया है मेरे ऊपर, मैं बिल्कुल सच कहता हूँ कि उन्होंने मुझे वो मौके दिए। नहीं तो ये आसान नहीं होता है करने को, लोग क्या क्या करना नहीं चाहते हैं लेकिन मौके नहीं मिलते। लेकिन ऊपर वाले की मुझ पर दया रही और मैंने जितना शायद मैंने कभी उम्मीद की होगी कभी, मुझे भगवान ने मुझे उससे ज़्यादा दिया। ये मैं इसलिए मैं अपने आप को बहुत खुशनसीब समझता हूँ। और जैसे इन्होंने मुझसे एक सवाल अभी पूछा गया कि साहब ओलंपिक्स में ऐसा क्यों होता कि मेडल नहीं आता। देखिए ये एक नीजर रिएक्शन होता है हमारे MPs का, MLAs का। क्या देख लीजिए, जब भी कोई मल्टीडिसिप्लिन गेम्स खत्म होते हैं, एशियन गेम्स, ओलंपिक गेम्स, जो 544 लोग लोकसभा में बैठे हैं, वो टेबल पीट के बोलते हैं साहब ये मेडल क्यों नहीं आ रहा। मेरा उनसे ये सवाल रहा है, मैंने काफ़ी MPs से बात की है, काफ़ी मिनिस्टर से बात की है, मैं उनसे यही पूछता हूँ, जब वो खिलाड़ी मेहनत कर रहे थे
या जब वो इंजर्ड थे या कुछ उनके पास कंस्ट्रेंट्स थे, आप कहाँ थे? आप साथ में खड़े थे उनके? जब वो हारे थे या जब उन्होंने ट्रैक पे दौड़ना शुरू किया, आप कहाँ थे? आपने कहा जी वो क्या ट्रेनिंग यार, वो ओलंपिक में गए और स्ट्रेन हो गया। जब वो स्ट्रेन हुआ, आप कहाँ थे? आप सिर्फ क्रिटिसाइज करने के लिए बैठे? ये चीज़ है, हमने अपने स्पोर्ट्समैन को स्पोर्ट्समैन नहीं माना है। हम सोचते हैं कि ओलंपिक मेडल मतलब आपने विश किया, 1.3 बिलियन की हमारी आबादी है, अगर इतने लोग मांगेंगे तो भगवान सुन लेगा और हमें मेडल मिल जाएगा। ऐसा नहीं होता है। सुरिनाम का एक स्विमर होता था, एंथनी नाम था, एंथनी नेस्टी। उसने 1988 गेम्स में उसने मैट बियोंडी को हरा के मेडल जीता। उसकी रिपोर्टिंग जो हुई थी, उसका जो इंट्रो था, जो फर्स्ट लाइन था, ओलंपिक से आ रही है ये रिपोर्ट और एबी की रिपोर्ट थी, और वो रिपोर्ट का अंदाज देखे था, उसमें लिखा है एंथनी नेस्टी क्वेश्चन मार्क हु, सुरिनाम वेयर। सिर्फ 4 वर्ड्स में इंट्रो खत्म। वो सिर्फ पूछ रहे हैं, कहता है यही सवाल सब लोग पूछ रहे थे कि ये है कौन। अब उस कंट्री से कोई आके मेडल जीत के गया है, मैट बियोंडी को हरा के, जिसने कि 84 में उसने हंगामा कर दिया, 88 में भी उसके मेडल्स आए, लेकिन एंथनी नेस्टी को शायद लोगों ने उसके बाद नहीं सुना, उसके बारे में उससे पहले नहीं सुना था, लेकिन वो ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट है। सो ये कहना कि साहब हमारे पास लोग ज़्यादा हैं, रिसोर्सेज हैं, देखिए रिसोर्सेज तो कभी भी आपके पास पूरे नहीं होते। हम कोशिश ज़रूर करते हैं कि साहब टॉप स्कीम में चलिए, आपने सबको जितना पैसा मांगा दे दिया, वेस्टेज बहुत है, ज़बरदस्त वेस्टेज है। लेकिन ये उम्मीद करना कि जस्ट बिकॉज हम लोग मनी स्पेंड कर रहे हैं, मेडल्स आएंगे। बैडमिंटन के ऊपर आप देखिए कितना पैसा खर्च होता है, कोई अंदाज़ा है आपको? किसी के पास कोई अंदाज़ा है कि बैडमिंटन के ऊपर कितना पैसा खर्च होता है? शूटिंग पे कितना होता है? शूटिंग वाले कुछ भी आपको रिजल्ट देते हैं। बैडमिंटन का मैं आपको एक छोटा एग्जाम्पल देता हूँ, जो हम जर्नलिस्ट होते हुए हमको बड़ी गलतफहमी है कि बैडमिंटन बहुत अच्छा करता है। अब मैं आपको उसका दूसरा जो एक साइड है वो दिखाता। लोग क्या कहते हैं, गोपीचंद महान कोच मान लिया, 2006 से वो चीफ कोच हैं, आज 15 साल से चीफ कोच। आप मुझे ये दिखा दीजिए 15 साल में उन्होंने तीसरी सिंगल्स प्लेयर कौन निकाली। उनके पास जो अथॉरिटी उनके पास है किसी इंडिविजुअल की आज इंडियन स्पोर्ट्स में नहीं है। बीसीसीआई में शायद जय शाह की इतनी पकड़ नहीं है जितनी गोपीचंद की आज है। कल को वो कहते हैं ब्लैक इज व्हाइट, आधे लोग सरे ला के बोलेंगे हाँ यार शायद सही कह रहे हैं, यू नो, उनकी है। तीसरा प्लेयर नहीं निकाला उसने, 2 सिंगल्स प्लेयर निकाले, और जितनी आपके हाथ में उंगलियां हैं उससे कम सिंगल्स प्लेयर्स निकाले। उनको हर चीज दी गई है। आपने जैसे रिसोर्सेज, आपने कहा साधन कितने हैं, जितने साधन उनको दिए गए हैं किसी डिसिप्लिन में कभी इंडियन स्पोर्ट्स की हिस्ट्री में नहीं मिला है। मेडल भी आए, बिल्कुल मेडल आए, लेकिन मेडल वही लोग ला रहे हैं जिनकी अपनी मेहनत कम नहीं है। आप कहते हैं गोपीचंद ने किया, मैं भी मानता हूँ, गोपी को मैं बहुत करीब से जानता हूँ, जब वो प्लेयर था तब से जानता हूँ, लेकिन जो सच है वो सच है, फैक्ट्स ऐसे ही हैं। तो आप जैसे कहते हैं कि मेरे नहीं आते हैं, उसके इतने रीजंस हैं, इतने रीजंस हैं। मतलब मैं चाहे अगर यहाँ पे बोलना शुरू करूँ तो शायद सिर्फ ओलंपिक्स के ऊपर ही मैं सारी की सारी शाम निकालूँ, लेकिन सच यही है कि हम लोग कहीं हम सिंसियर नहीं हैं। मान लीजिए मेरी बात, ये सुनने में अच्छा नहीं लगता है, हम लोग बातें करते हैं, चाहे टीवी पे हो, ऐसे फंक्शंस में हो, लेकिन सच्चाई को देखने में कतराते हैं। क्यों नहीं हम कहते कि देखिए हम डीप डाउन हम लोग मतलब अपने आप से चोरी करने के लिए तैयार हैं। एज अ सोसाइटी हम लोग ऑनेस्ट नहीं हैं। ये स्पोर्ट्स को अलग करके नहीं देख सकते। स्पोर्ट्स एक हमारे समाज का एक इंटीग्रल हिस्सा है। आप कहें साहब बाकी सब तो ठीक है भाई, स्पोर्ट्स में क्या है यार, कुछ होता ही नहीं है, मैंने तो आते नहीं। तो आप मुझे ये बता दीजिए कि कौन सा ऐसा सोसाइटी का एक हिस्सा है जो बहुत अच्छी तरह से काम कर रहा है। आप कहेंगे कि हमारे जो एग्जीक्यूटिव है वो बहुत अच्छा काम कर रहा है, जुडिशरी काम कर रही है, लेजिस्लेटर्स काम कर रहे हैं। नहीं, आप खुद जानते हैं ये तीनों नहीं कर रहे। मेडिकल सर्विसेज, अगर घर में खुदा ना खास्ता
घर में कोई बीमार हो जाए तो सबसे पहले ये कहते हैं हॉस्पिटल जाने की जरूरत ना पड़े, क्योंकि आपको भरोसा नहीं है हमारे मेडिकल सिस्टम पर। अगर एक कभी आपको कोर्ट पे एक चक्कर लग जाए तो घर का पीस ऑफ माइंड खराब हो जाता है सबका कि यार कोर्ट जाना पड़ रहा है। ये हमारा जुडिशरी का हाल है। अगर आपका कुछ ऐसा किस्सा हो गया कि आपका किसी मिनिस्टर से या किसी आईएएस ऑफिसर से आपका जो इक्वेशन है खराब हो गया, आप गए, क्योंकि उनके पास पावर्स हैं, वो आपकी जान आफत में डाल सकते हैं और उस अथॉरिटी का मिसयूज होता है। मेरा कहने का मतलब ये है कि मिसयूज है। तो अगर इन सब एरियाज में अगर हम लोग सक्षम नहीं हैं तो फिर हम स्पोर्ट्स को अलग करके कैसे देख सकते हैं? और फिर आपको साहब स्पोर्ट्स चाहिए प्रायोरिटी। अब आप मुझे बताइए, हमारी आज़ादी को 74 साल होने वाले हैं, उसके बाद हमने क्या किया? 5 वर्षीय योजना, हमने लोगों को वादे दिए, एक से एक वादे दिए, गवर्नमेंट आई, गवर्नमेंट गई, हमने वादे किए और उसके बाद क्या हुआ? हमने कहा हम रोटी कपड़ा मकान देंगे। आप रोटी नहीं दे पाए 74 साल में, कोई बात नहीं। आप कपड़ा नहीं दे पाए इस आबादी को, कोई बात नहीं। मकान नहीं दे पाए, बहुत मुश्किल था, वो भी नहीं दे पाए। मगर आप 74 साल में आप लोगों को पीने का साफ पानी नहीं दे पाए और आपको स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए और स्पोर्ट्स चाहिए और आपको मेडल चाहिए, ये नहीं हो सकता है। हमारी कंट्री में वो दे ही नहीं सकते हैं, जहां पे कि लोगों की नौकरियां जा रही हैं, लोगों के पास पैसा नहीं है, जिसके पास है और जिसके पास नहीं है उसका अंतर दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। और आप कहें साहब हमें फंड्स चाहिए, हमें स्पोर्ट्स के लिए पैसा चाहिए। देखिए, रिसोर्सेज तो हमेशा ही लिमिटेड रहेंगे। हम सब एक मिडिल क्लास फैमिली से अगर आए हैं तो हम लोगों को भी ये लगा होगा एक स्टेज पे कि अगर मैं उस इंग्लिश मीडियम स्कूल में जाता तो मैं कितना अच्छा होता। आज मैं पता नहीं क्या से क्या मैं लिख देता या मैं क्या कर लेता, मैं क्या करता। ठीक है, अगर मेरे पास वो वाला रैकेट होता तो मैं तो बहुत बढ़िया खेलता, मेरे पास वो बैट होता तो मैं इतने रन बना लेता। देखिए, रिसोर्सेज हमेशा आपके जितने जो आप चाहते हैं उससे थोड़े कम ही है, हर फील्ड में ले लीजिए। जब आप स्कूल में पढ़ते हैं तो आप अपने जो आपके साथ जो आपका जो पीयर ग्रुप है उनके कपड़े देख के आपको कॉम्प्लेक्स होता है, और यही चीज स्पोर्ट्स में भी है। आप अगर इंडियन आर्चर्स को देखें, मैं इंडियन आर्चर्स को देख रहा हूँ 1980 से, फेडरेशन कप आर्चरी हो रही थी कर्नल सिंह स्टेडियम में, तो लिम्बाराम का नाम सुना होगा आपने, लिम्बाराम, श्यामलाल, ये सारे लोग थे, और कोरियन टीम प्रैक्टिस करके जा रही थी और उसके बाद इंडियन टीम की प्रैक्टिस थी। अब इंडियन टीम आई, उन्होंने देखा, उन्होंने आर्चरी या आर्चर्स को नहीं देखा, उन्होंने उनको अपना किट समेटते हुए देखा, उनके ट्रैक सूट देखे, इनकी ट्रेनिंग के बाद इनको ये थी कि हम इनसे टक्कर नहीं ले सकते, इससे आर्चरी का कोई लेना देना नहीं, ये आपका माइंडसेट ऐसा है। आज आप देखिए कितने ऐसे हैं जो आईएएस के लिए तैयारी करते हैं। अभी मैं लास्ट मंथ की बात कर रहा हूँ, एक अन अकेडमी नाम की एक संस्था है जो कि आईएएस ऑफिसर्स को ट्रेन करती है या उनके लिए क्लासेस देती है। तो संयोग से मुझे ऐसा अवसर मिला कि मैं पीवी सिंधु के साथ एक 40 मिनट्स का एक हमारा एक चैट हुआ, तो उससे मैंने पूछा कि हमारे जो आपके पास भी रिसोर्सेज पूरे नहीं थे, आप भी एक मिडिल क्लास फैमिली की थी, तो कैसा था? कहती है मैं रैकेट को मैं पटक नहीं सकती थी क्योंकि मेरे फादर बोलते थे कि ये रैकेट टूट गया तो अगला रैकेट अगले महीने मिलेगा, ये रैकेट आप तोड़ नहीं सकते। आजकल तो आप पटक देते हैं क्योंकि फ्री के रैकेट है आपको मिलते हैं। तो रिस्ट्रिक्शन सिंधु को भी थी, ये नहीं कि उनको नहीं थी। हर एक स्पोर्ट्समैन को आप निकाल के देखिए, MS धोनी को ले लीजिए, आप राहुल को ले लीजिए, राहुल KL राहुल भी ले लीजिए, द्रविड़ को भी ले लीजिए। मैं आपको इतने किस्से बता सकता हूँ जहाँ पे कि लोगों ने इन रिस्ट्रिक्शंस को चैलेंज किया है और इसलिए नहीं अच्छे हुए क्योंकि उन्होंने जो मांगा उनको मिला, उनको जो चाहिए था वो नहीं मिला। हमारे पास एक सिस्टम है, नहीं है, इट्स डिस्पाइट द सिस्टम हमारे पे मेडल्स आते हैं। तो जैसे आपने सवाल किया कि क्यों नहीं आते हैं, मैं कहता हूँ जितने आते हैं वो इसलिए नहीं आते हैं कि हमारे पास बहुत अच्छा सिस्टम है, सिस्टम नहीं है उसके बावजूद आते हैं। इसलिए मैं अपने स्पोर्ट्समैन की बहुत इज्जत करता हूँ जो मेडल लाते हैं। और ये बात और है कि मेडल आने के बाद उनके तौर तरीके में जो चेंजेस दिख रहे हैं वो
इंसान है, वो बदलता भी है। और दूसरा तरीका ये भी है कि कुछ लोग बदलना नहीं चाहते हैं, मगर लोग आपको पुराने जैसे रहने नहीं देते। वो एक्सपेक्ट करते हैं कि अब तो आप मेडलिस्ट हो गए। जैसे मैं आपको एक किस्सा बताऊँ, शाहरुख खान कॉलेज में था मेरे से 1 साल जूनियर, और उसका बताया हुआ एक किस्सा बता रहा हूँ मैं आपको। मूलचंद नाम की एक जगह है दिल्ली में, जहाँ पे कि आलू के पराठे मिलते हैं, बढ़िया मिलते हैं आलू के पराठे। अब वहाँ पे वो गया, क्योंकि वो यहीं का लड़का था, दिल्ली का, पहले भी जाता था, स्टार बन गया, उसके बावजूद भी वो गया। कहता मैं वहाँ पे खड़ा, तो किसी ने आके देखा कि आप तो फौजी में आते हैं, तो कोई सीरियल में आ गया, तो पिक्चर भी आ रही है आपकी? कहता जी आ रहे। तो आप यहाँ कैसे खड़े? तो भाई क्यों? नहीं, आप शाहरुख खान, आप यहाँ कैसे खड़े? उसने कहा भाई मैं क्या करूँ, मुझे ये अच्छा लगता है। मैं जब 10th क्लास का एग्जाम दे रहा था, तब से मैं रात को यहाँ पे आके आलू का पराठा, जो उस टाइम 25 पैसे का था, 15 पैसे की चाय, 40 पैसे मैं स्पेंड करता था इसके ऊपर। और ये जो लोग उस वक्त खड़े थे साथ में, कहते लेकिन आप कैसे खा सकते? आप तो शाहरुख खान बन गए। कहते भाई क्या मैं जैसा था मैं वैसा रह सकता हूँ? क्योंकि लोग आपसे उम्मीद करते हैं कि आप बदल जाए। ये भी एक बीमारी है, ये मैं आपको बताऊँ। कुछ लोग हैं जो प्राइवेट सेक्टर में वैसे के वैसे हैं जैसे पहले थे, उनको आप 4 लोगों के आगे छोड़ दीजिए, उनके आओ भाव आप देखें। जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ MS धोनी का। MS धोनी का नॉर्मल इंप्रेशन क्या है कि साहब वो बड़ा स्नूटी हो गया है, वो सबसे दूर रहता है। वो एक ऐसा आदमी है जो अपने सर्कल में जैसा पहले था वैसा उसका वैसा ही, उसमें कोई बदलाव नहीं आया। उसके दोस्त वही हैं जो उसके साथ मोटरसाइकिल में बैठ कर घूमते थे, जो एक मोटरसाइकिल पे 3 लोग बैठ के सवार होकर जब जाते थे, वो लोग आज भी वही करने को तैयार है। और जो वो आदमी जो कहता है राकेश भाई मैं रांची से लेके जमशेदपुर की सड़क पे, वो हाईवे पे कभी काम नहीं हुआ शायद, कहता उसके कितने गड्ढे हैं मुझे पता है, क्योंकि हम मोटरसाइकिल पे ही जाते हैं, आज भी जाते हैं, पहले भी गड्ढे थे आज भी गड्ढे। वो बदला नहीं है वो वैसे का वैसे का, लेकिन क्योंकि वो स्टार मटेरियल है, बहुत उसके पास जो भी है, और लोग ढूंढते रहते हैं यार ये पहले तो ऐसा नहीं था, ये बदल गया। यकीन मानिए उसके जितना अच्छा ऑलराउंडर आपको इंडियन क्रिकेट हिस्ट्री में नहीं मिलेगा। आपने ऑलराउंडर्स का जो डेफिनेशन रखा है, क्या रखा है? एक जो बैटिंग कर सकता है, बॉलिंग कर सकता है, फील्डिंग कर सकता है, यही है ना। ये इंसान ऐसा है जो बैटिंग भी कर सकता है, जिसने एक बहुत की मैच चैंपियंस ट्रॉफी में उसने बॉलिंग भी की, और कीपर तो खैर शुरू में जैसा था, आज लोग उसके स्टंपिंग की मिसालें देते हैं, जो आपको पूरे इंडियन हिस्ट्री में ऐसा दूसरा ऑलराउंडर क्रिकेट में नहीं मिलने वाला है। और सबसे बड़ी बात, उसने चाहे फास्ट बॉलर हो, चाहे वो ईशांत हो या उमेश यादव हो, और दूसरी तरफ या वो चहल हो या कुलदीप यादव हो, इनको अगर 5 विकेटें मिलती हैं तो यकीन मानिए 3 विकेटें आप सीधे सीधे धोनी के नाम देते हैं। ये आपको ये प्लेयर्स खुद बताते हैं आपको कि माहिर भाई ने तो कमाल कर दिया। वो कह के जाता है यहाँ डब्बा दे, मैंने फील्ड तुझे दी हुई है, ये यहीं देगा, कैच दे के जाएगा। और आपको अगर इस चीज़ का यकीन करना है तो एक डिसमिसल है न्यूजीलैंड और इंडिया का मैच, 50th ओवर की आखिरी बॉल, ठीक है, और कुलदीप यादव डाल रहे हैं बॉल, 9 विकेट आउट हो चुके हैं, लास्ट पैर खेल रहा है, और ये जो बल्लेबाज है फास्ट बॉलर है न्यूजीलैंड, वो आगे खेलते हैं, लो कैच, एक बिल्कुल एकमात्र स्लिप है, रोहित शर्मा वहाँ खड़े हुए हैं, वो झुक के कैच ले लेते हैं। जाहिर सी बात है एक विकेट आउट हुआ है, खुशी होती है, लेकिन इसको आप जरा देखिएगा, ये नॉर्मल विकेट नहीं है। ये जैसे ही विकेट आउट होता है कोई सेलिब्रेशन कोई खास नहीं है। MS धोनी अपनी उंगली ऐसे करते हैं और यादव को ऐसे करते हैं, देख मैंने कहा था, जैसे मुंह से नहीं बोल रहे, ऐसे कर रहे हैं, देख मैंने कहा था। एंड कुलदीप यादव को विकेट मिल गया है, उसके दोनों हाथ अपने चेहरे के ऊपर है, वो हंस भी रहा है, उसको विश्वास नहीं हो रहा है कि ये विकेट ऐसे गिरा कैसे। ये मैं कहता हूँ क्योंकि ये उसकी क्वालिटी है, क्योंकि उसकी जो रीडिंग है ऐसी दूसरी कभी किसी क्रिकेटर की कम से कम मैंने नहीं देखी। मैंने जो 35-36 साल में इंडियन क्रिकेट देखी है, यकीन मानिए आपको इससे अच्छा
एक ऐसा खिलाड़ी जिसकी रीडिंग इतनी परफेक्ट है, उसमें 10 खामियां हो सकती हैं, लेकिन क्रिकेटिंग जो सेंस है उसकी, जो एक्यूमेन है, वो कमाल है। और वो आदमी खुद कहता है कि मैं नहीं बनता राकेश भाई, चाहे कुछ हो जाए। और ये इस बात की एक हद तक उस बात की पुष्टि मैं कर सकता हूँ, क्योंकि जो इक्वेशन का हमारे साथ पहले होता, आज भी कोई इसमें खास फर्क नहीं है। और जब मैं उनसे मिल रहा था लास्ट टाइम, तो मेरे एक और मेरे दोस्त हैं, बहुत मेरे क्लोज हैं, और क्रिकेट राइटिंग में जितना उनका नाम है मेरे ख्याल से इंडिया में अभी किसी का नहीं है। उनका नाम है विजय लोकपली, मेरे काफ़ी करीबी दोस्त हैं, और हम लोगों ने एक ही ऑफिस में 30 साल काम भी किया है। और हम दोनों थे और MS साथ में थे। रात के बज रहे होंगे, कोई 11 बज रहे होंगे, निकल के जा रहे थे। हमने कहा भाई तुझे तो जाना है अपने होटल रूम, ऊपर चला जाएगा लिफ्ट में 5 सेकंड में, मुझे जाना है 25 किलोमीटर घर। तो कहते हैं कि नहीं, अभी तो आप यहीं रहिए, क्योंकि आपको मेरे साथ सेल्फी नहीं खींचवानी। मैंने कहा देखो भाई, मुझे सेल्फी खींचनी आती नहीं है, क्योंकि मुझे बड़ा एक अजीब सा लगता है कि अगर मैं फ़ोन हाथ में रखूँ, मुझे लगता है मेरा फ़ोन हाथ से गिर जाएगा, और एक हाथ से मुझे वो फ़ोन का जो एंगल रखना है, बैलेंस करना है, मुझे नहीं पता। तो माही ने कहा भैया जरा मुझे फ़ोन दीजिए। मैंने फ़ोन दे दिया। फिर अब आप मेरे लेफ्ट पे आइए। मैं क्यों लेफ्ट पे आऊँ? कहता भैया क्योंकि सेल्फी मैं खींच रहा हूँ। अच्छा, अब मुझे तब तक मुझे ये नहीं पता था कि अगर कोई राइट हैंडर सेल्फी ले रहा है तो आपको उसके लेफ्ट पे खड़ा हो। अब ये आपको MS धोनी बता रहा है, ये उसका काम नहीं है, लेकिन वो बंदा ऐसा है। उसको अगर आप पहले मिलते, जब वो नेशनल स्टेडियम में अकेला खड़ा रहता था, जब उसकी बारी नहीं आती थी, लंबे लंबे बाल, पैड्स अब अपने ग्लव्स को एक दूसरे के ऊपर ऐसे मारता रहता था, मैंने उसको वो भी करते देखा है। जब मैंने पूछा मैंने कौन है ये लड़का, तो मालूम चला कि साहब ये कोई रांची से आया है लड़का। और बस ऐसे ही टिपिकल जो अप्रोच होता है ना, आ गया लड़का। वो MS धोनी आज भी अगर जिनको जानता है उसमें कोई उसके स्वभाव में कोई चेंज नहीं है। तो ये हम जो सोचते हैं, ये जो हम जो स्टार ये जो बनाते हैं, कि हम बनाते हैं, हम मतलब फैंस भी बनाते हैं, हम जर्नलिस्ट भी बनाते हैं। हम लोग अगर उसमें कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है तो हमें पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। मैं उसको ब्लेम या क्रेडिट के उसमें मैं उसको डिवाइड नहीं कर रहा हूँ, मैं एक ही शब्द यूज़ कर रहा हूँ, रिस्पॉन्सिबिलिटी। हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी, क्योंकि हम बहुत अच्छा काम भी करते हैं और बहुत कुछ ऐसा करते हैं जिसको आप अच्छा नहीं कह सकते। सो एज ए जर्नलिस्ट हमारे कुछ रोल्स हैं जो हम करते हैं। और देखिए ये बात है कि आप जैसे जर्नलिज्म में आप सभी को मालूम है कि आपको उतना ही अच्छा माना जाता है या उतना ही बुरा माना जाता है जितनी आपकी लास्ट रिपोर्ट थी। अगर आपकी लास्ट रिपोर्ट बहुत अच्छी थी तो लोग आ रहे यार क्या रिपोर्ट लिखी, आपको मज़ा आ गया। और अगर आपकी जो रिपोर्ट छपी है पेपर में उसमें 10 गलतियाँ हैं, तो क्या लिखता है यार आपको? ये जो हमारा जो है ये 24 घंटे में आपका मालूम चल जाता है, लेकिन ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम आपका जो एक रेपुटेशन है और या फिर वो बिल्ड होने में बहुत टाइम लगता है। बहुत मतलब थोड़ा बहुत उसमें आपकी किस्मत का रोल है कि मेहनत तो सब करते थे, लेकिन वो जो रेपुटेशन है जिनके नाम मैं लूँगा, बहुत इज्जत के साथ लूँगा, क्योंकि मैंने उनको काम करते देखा, उनसे बहुत सीखा। तो मैं अगेन बहुत लकी था कि मुझे वो लोग मिले जिनसे मैंने सीखा ही नहीं, उन्होंने मुझे सिखाया भी, और वो भी डांट के भी सिखाया काफ़ी लोगों ने। और एक था मतलब एक अपने स्पोर्टिंग करियर से जो उन्होंने सीखा हमें सिखाया। और मुझे एक एग्जाम्पल मैं आपको ज़रूर दूंगा जो जिसने मेरी लाइफ में बहुत बड़ा चेंज लेके आया है। और मैं एक नौकरी छोड़ रहा था, दूसरी नौकरी ज्वाइन करने वाला था, मेरा लास्ट डे था, तो मैंने पेज बनाया आखिरी दिन। मुझे नेक्स्ट डे लखनऊ इंडियन एक्सप्रेस में मुझे मतलब सुबह जाना था, तो ऑलरेडी रात के 2 बज रहे थे, पेज बन गया। अब जो एक वहाँ पे एक न्यूज़ एडिटर थे, लेट नाइट ड्यूटी थी, तो मैं चला गया उनके पास। मैंने कहा कि सर मुझे आपको कुछ कहना है। उन्होंने मुझे ऐसे देखा, थोड़ा स्टर्नली देखा, अभी नहीं, पहला एडिशन आ चुका था रात के, मेरे ख्याल से उस टाइम 1:30 बज रहे थे। और मेरी जो आखिरी शिफ्ट की जो आखिरी ड्रॉप होती है, वो वहाँ पे व्हीकल वेट कर रही है, मेरा नाम लिया जा रहा है और मैं वहाँ खड़ा हुआ हूँ कि एक बार मैं इनसे एक 30 सेकेंड्स मैं कम से कम थैंक यू बोल दूँ। अब ये कह रहे जी अभी मेरे पास टाइम नहीं है,
और मैं भी जिद्दी, मैं भी खड़ा रह गया, मैंने कहा नहीं जी मैं कम से कम इनको एक बार थैंक यू तो बोल के जाऊँगा। उन्होंने देखा, कहते हैं क्या है, मैंने कहा सर आई वांट टू थैंक यू। उन्होंने एक सेकेंड उन्होंने वेस्ट नहीं किया, कहता आई डोंट वांट योर थैंक यू। साहब मैं वैसे बड़ा इमोशनल कि यार मैं कल से इस ऑफिस में नहीं आऊँगा, इसलिए यहाँ मैंने इतना सीखा, और जाते जाते ये आदमी मुझे ऐसे स्नप कर रहा है कि जाओ ठीक है थैंक यू बोला ना, अब जाओ। अब मैं वहीं खड़ा रहा, मेरे आंखों में आंसू, और मुझे समझ में नहीं आया कि मैं क्या करूँ। उन्होंने ऐसे देखा मुझे, मेरे क्या हुआ, मैंने सिर्फ कुछ नहीं, नथिंग। कहते हैं तो मुझे थैंक यू क्यों बोलना चाहते हो? मैंने कहा क्योंकि सर मैंने आपसे बहुत कुछ सीखा, आपने मुझे बहुत सारी चीज़ें सिखाई हैं, तो मैं तहे दिल से मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। कहते हैं उसका क्या फ़ायदा, तुम आज ये ऑर्गेनाइजेशन छोड़ रहे हो, तुम्हें ये लोग बहुत अच्छे लगते हैं, शायद तुम 1-2 हफ्ते लगातार आओगे भी, शायद हफ्ते में 5 दिन आओगे, फिर हफ्ते में 3 दिन आओगे, फिर 1 दिन आओगे, फिर तुम यहाँ आना बंद करोगे। तो कहाँ से ये तो हो सकता है। कहते तो फिर इस थैंक यू का क्या मतलब? मैंने कहा सर मैं चाहता हूँ कि आप, मैं जो कह रहा हूँ वो आप सुने, और मैं बिल्कुल सच बोल रहा हूँ। फिर बड़े प्यार से उन्होंने हाथ रखा, मेरे कंधे पे हाथ रख के कहते हैं राकेश मुझे पता है तुम बड़े ऑनेस्टली मुझे थैंक यू बोलना चाहते हो, लेकिन मैं तुम्हें एक बात बताऊँ, मैं ऐसे तुम्हारा थैंक यू लूँगा नहीं। कैसे से मतलब अब क्या करूँ? तो इसे कि राकेश अपने आप को ना काबिल बनाओ, इतना काबिल बनाओ कि जब तुम्हारे पास कोई राकेश आए तुम उसे वही बताओ जो मैंने तुम्हें बताया, तब मेरा थैंक यू मुझ तक पहुंच जाएगा। अगर मैंने तुम्हें सिखाया और तुमने किसी को कुछ नहीं सिखाया, उसका कोई फायदा नहीं होगा। वो मेरे लिए मेरे ख्याल से लाइफ का एक बहुत बड़ा मुझे जो एक लाइफ की एक लर्निंग थी तो वो थी, और वो मुझे मिली है जाते जाते उस ऑर्गेनाइजेशन से। और यकीन मानिए मैंने उस दिन से, मैं जब भी मुझे मौका मिला है, मेरे पास जितने यंगस्टर्स आते हैं, चाहे वो इंटर्न्स हों, बाकी जो जर्नलिस्ट आते हैं, मैं वो बात याद करता हूँ कि क्या मैं किसी को हेल्प करने लायक हूँ, और अगर हूँ तो मुझे ज़रूर करनी चाहिए। और ये सीख मुझे वहाँ से मिली थी, वो कि बिल्कुल जाते जाते मैं आंसुओं में खड़ा हूँ, मतलब निकल रहे आंसू, और मुझे एक चीज़ बताई गई, और इसीलिए मैं ये मानता हूँ कि मेरी किस्मत बहुत अच्छी थी कि मुझे लोगों ने सिखाया, लोगों ने मुझे अच्छी बातें बताई। जैसे मैं एक एग्जाम्पल आपको और देता हूँ, मैं यहाँ पे एक शख्स है धनजी, मैं इनको कम से कम 30 साल से मैं देख रहा हूँ। इनका जो व्यवहार है, लोगों के साथ बात करने का सलीका, नॉलेज तो है ही। मैंने इनको ओलंपिक गेम्स में मेन सिंगल्स सेमीफाइनल्स का मैंने इनको अप्रिशिएट करते देखा है। वॉल्टर का मैच था 2000 में सिडनी ओलंपिक गेम्स। अब ये उस स्तर के हैं जो इंडिया में 1.3 बिलियन की आबादी है, ऐसे आपको मिलेंगे नहीं। और ये मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ क्योंकि मैं यहाँ खड़ा हूँ, इस मंच पर खड़ा हूँ। मैंने अपने लाइफ में मैंने बहुत से एडमिनिस्ट्रेटर्स देखे, कुछ अच्छे, कुछ शायद उतने अच्छे नहीं, लेकिन इनकी जो इज्जत मैं करता हूँ, मुझे कभी मौका मिला नहीं, मैं अभी बैठे सामने मैं इनको कह रहा हूँ, मैंने इनके व्यवहार से बहुत सीखा। इन्होंने हर चीज़ को जो कहा है, और ये भी नहीं लगता कि ये नाप तोड़ के बोल रहे हैं, इनके सिस्टम नहीं है, ये जो कहते हैं वो तो नहीं कहते हैं जितना कि कहना चाहिए। मैंने इनको ऊंची आवाज़ में किसी से बात करते नहीं सुना, और हम देखते हैं इनको ये, और इनके पीठ के पीछे जो लोग इनकी इज्जत करते हैं, देखिए सामने भी काफ़ी लोग करते हैं, लेकिन इनको शायद पता नहीं है कि कुछ लोग ऐसे हैं टेबल टेनिस में जिनकी इतनी भी हिम्मत नहीं है कि इनको आके बोल रहे हैं कि धनजी आपने हमारे लिए बहुत कुछ किया है, लेकिन आपको पीछे बोलेंगे कि धनजी मुझे बोलेंगे ना कि यहाँ से कूद जाओ, मैं कूद जाओ। ये कमाल है, ये जो चीज़ है ये मुझे इंस्पायर करती है। ये बहुत एक जो क्वालिटी है और फ्रेंडली है, इन्होंने काफ़ी लोगों को बिल्ड किया है, वो मुझे पता है, लेकिन उस चीज़ को बहुत लाइटली रेस्ट करना अपने शोल्डर्स के ऊपर वो आसान नहीं है। कहीं ना कहीं आपके सर पे बात चढ़ जाती है, आप कुछ अच्छी चीज़ें होती हैं जो सर चढ़ के बोलती है, बोलते हैं, उसको सर पे चढ़ने नहीं देना, ये आसान नहीं है। तो ये भी एक क्वालिटी है जो आप एक दूसरे ह्यूमन बीइंग से सीखते हैं। और लकीली ये जो जर्नी रही है, अब मैं यकीन से कह सकता हूँ आप सबकी एक एक कहानी
सब की, अगर आप यहाँ खड़े हो जाएंगे तो आप सब एक एक कहानी सुनाएंगे और बहुत इंस्पायरिंग कहानियाँ सुनाने वाले हैं, क्योंकि आपके चैलेंजेस दूसरों से अलग हैं। मेरे चैलेंजेस अलग थे। मुझे किसी ने अगर ये बोला होता कि आप जाके एक स्पीच दीजिए, या फिर मेरे स्कूल में एक डिबेट का कंपटीशन है और मैं जाके वहाँ खड़ा हो जाऊँ, मुझे इतना डर लगता था, और इसीलिए मैं डिबेटिंग या 5 लोगों के आगे बोलने में बहुत डरता था। जानते क्यों डरता था? इसलिए डरता था, मुझे लगता था कि मैं एक भी शब्द नहीं बोल पाऊँगा, और इसलिए नहीं बोल पाऊँगा क्योंकि मैं स्टैमर बहुत करता हूँ। मेरे से एक सेंटेंस पूरा नहीं बोला जाता था, मेरी हालत इतनी खराब होती थी। और उसके लिए मैंने स्कूल में सफ़र किया है, वो अपनी जगह। लेकिन अब जब मुझे कुछ लोग जो अपने अपने मीडियम में बहुत अच्छे हैं, जैसे टीवी में बहुत अच्छे हैं या रेडियो पे बहुत अच्छे हैं, जब वो कहते हैं राकेश भाई आप टीवी के लिए बने हैं या रेडियो के लिए बने हैं, मैं ऊपर देखता हूँ, मेरे पास बोलने के लिए कुछ नहीं है, ऊपर देख के बोलता हूँ भगवान ये क्या है। सच कहता हूँ मैं, बिल्कुल मैं आई कैन क्रॉस माई हार्ट एंड आई कैन से दैट, और ये सच है। अब हर्षम भोगले जैसा आदमी, जिसको इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है, पिछले मार्च की बात बता रहा हूँ, मतलब आज से ठीक 1 साल और 1 हफ्ता पहले की बात बता रहा हूँ। साउथ अफ्रीका की टीम आई हुई थी और कोविड के चक्कर में जो लास्ट सीरीज था वो कैंसिल हो गया। तो कांगड़ा एयरपोर्ट पे हम लोग खड़े हुए थे, सुनील गावस्कर, मुरली कार्तिक और आशीष ने, और पीछे से आवाज़ आती है, मैं जैसे यहाँ खड़ा हुआ हूँ, ये लोग सामने खड़े हैं, एक आदमी आता है पीछे और बोलता है चेस 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 चेस। और मुझे हंसी भी आ रही है, कौन है, एक बार यहाँ से बोलता है, एक बार यहाँ से बोल रहा है। तो कार्तिक मेरे सामने खड़ा था, मैंने कहा कौन है यार ये, और मुझे पता है कौन है, मैंने कहा क्या है यार ये। तो उसने ऐसे जोर से ऐसे हाथ किया पीछे से, कहता है राकेश जो चेस करता हो और वो हमारे क्रिकेट जैसे गेम में आ गया हो, तो ये तो हमारे लिए बड़ी इज्जत की बात है। और ये गावस्कर के सामने कहा उसने, हर्षा भोगले, और मैंने कहा इसका तो कोई तुक नहीं है इसमें, मतलब क्या है, ही सेड नहीं। एंड उसने उस बात को साबित की। 15 दिन के बाद उसने ट्वीट किया, और ट्वीट में उसने एक चीज़ लिखी जो मैं अपने लिए, मतलब मेरे लिए वो बहुत खास थी, क्योंकि मैंने कभी हर्षा से उम्मीद नहीं की थी कि वो लिखेंगे। उन्होंने एक बात लिखी कि मैं जब जर्नलिज्म में आया उस टाइम हिंदू अखबार में उसने 5 नाम लिखे, आर मोहन का भी नाम था, फिर मैंने इन लोगों से बहुत सीखा। कहता मैं इन लोगों के लिए मैंने पेपर मैं मंगवाता था, क्योंकि हिंदू बॉम्बे में जब आता था तो ये अपने टैक्सी में अपने ड्राइवर को भेजता था, वो टैक्सी के पैसे अलग और ड्राइवर का जाना मतलब उसका वक्त अलग। एक हिंदू कहता है मुझे 75 रुपये का पड़ता था एक कॉपी, मतलब आती रोज थी। क्यों? क्योंकि ये 5 लोग उसमें लिखते थे, और उसने जो 5वां नाम लिखा, मुझे विश्वास नहीं हुआ जब मैंने देखा, वो उसने मेरा नाम लिख दिया था। मुझे पता नहीं लगा मेरा नाम क्यों लिखा है इसमें। मैंने फ़ोन किया है एंड हर्षा सेज राकेश दिस इज द ट्रूथ, मतलब दैट रिस्पेक्ट। और ये चीज़ विश्वास नहीं होता है उनको, क्योंकि मैं हर्षा की बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, क्योंकि वो जिस लेवल से ऊपर उठा है, उसने जो लाइफ में देखा है, जितना लोगों ने उसको दुत्कारा है, आप विश्वास नहीं करेंगे। और आज भी वो कहता है कि राकेश मैं जितना होमवर्क करता हूँ, मैं दावे से बोलता हूँ कोई क्रिकेटर इतनी होमवर्क नहीं करके आता है हर शो से पहले जितना मैं करता हूँ, और ये डंके की चोट पे बोलता है। तो आपको अपना होमवर्क करना ही है, हम आज भी कर रहे हैं। वो काम जो शायद मैंने 1980s में किया, मैं आज भी कर रहा हूँ। क्या मेरे को आपको जो डेसिग्नेशन अलग अलग हो जाती हैं, अभी जैसे इन्होंने सर बैठे हैं सामने, धनजी ने शायद जो काम 1980s में किया आज CEO है। अगर मौका मिलेगा कि आज भी वही काम उतनी ही पूरी से कर सकते हैं जो इन्होंने आज से 35 साल पहले किया। मतलब उसमें कोई इन्होंने ये नहीं कहा कि निशान अब तो मैं CEO हूँ, मैं ये नहीं करूँगा। मैंने इनको काफ़ी इवेंट्स में जाके ऑफिस बेयर जब नहीं थे, मैंने इनको तब भी देखा है कि ये आके लॉजिस्टिक का पूरा जो लोड है अपने कंधे पे लेते हैं। इनके ऊपर सिर्फ एक एडवाइजर का एक वो होगा, लेकिन मैं पर्सनली मैं बहुत खुश था इनको CEO का टैग मिला, क्योंकि वो ज़रूरी है। रिकग्निशन लाइफ में बहुत ज़रूरी है, एक्नॉलेजमेंट बहुत ज़रूरी है। तो ये चीज़ आपको लाइफ में मिलती है, इसलिए आपको किसी को बोलने की ज़रूरत नहीं है, कुछ करें, आप काम कीजिए,
आपका काम देखना है। और ये चीज़ मैंने दुनिया से सीखी, मैंने सिर्फ दुनिया को देखा कि लोगों ने ऐसा किया है, बहुत अच्छा काम किया। और अगेन बहुत सारे ऐसे लोग जिनको कि मैं एक डिस्टेंस से देखता था, मुझे लगता था पता नहीं कौन है ये लोग, और ये तो मतलब ह्यूमन बींग्स है ही नहीं, ये तो कुछ और ही होंगे। मैं अगेन आई वुड से किस्मत कि मैंने इन लोगों से मेरी मुलाकात हुई, चाहे वो टाइगर वुड्स हो, माइकल शूमाकर हो, और ये ऑफकोर्स मेरे फेवरेट मिस्टर रॉजर फेडरर। ये लोग वो हैं जिनको कि मैंने शायद कभी नहीं सोचा कि मेरी मुलाकात होगी, लेकिन उनका जो ट्रीटमेंट है, एक इंडियन जर्नलिस्ट उनको क्या लेना है, उन्हें तो फर्क ही नहीं पड़ना चाहिए कि कौन है ये। अच्छा इंडिया में जर्नलिज्म भी होता है, अच्छा ये हालत भी हो सकती थी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। इन तीनों के साथ मेरे पर्सनल एक्सपीरियंसेस जो हैं, मैं कभी कोई किताब लिखूंगा तो मैं उसमें ज़रूर लिखूंगा कि उनसे आप ये सीखिए कि आप चाहे तो अपने फील्ड के नंबर 1 हैं, गोल्फ की बात हो और टाइगर वुड्स का नाम ना है, ऐसा हो नहीं सकता। फॉर्मूला 1 की बात हो, माइकल शूमाकर का नाम हिस्ट्री में ना है, ऐसा हो नहीं सकता। टेनिस की बात हो, रॉजर फेडरर का नाम ना है, इम्पॉसिबल। और ये आपको ये सिखाते हैं कि साहब ये सब तो अचीवमेंट नहीं तो है, इंसान कैसा होना चाहिए। ये उनकी आप इतने सारे इंसिडेंट्स हैं, मेरे पास तो शायद एक है। अगर आप देखें कितनी चैरिटी करते हैं ये लोग, क्या क्या करते हैं। तो मैंने ये भी देखा कि स्पोर्ट्स ना एक्चुअली इंसान को बहुत अच्छा बना देता है। इंसान को स्पोर्ट्स खेलना जरूर चाहिए। एक गेम, कोई भी एक गेम आप पकड़ लीजिए, आप खेलिए, वो आपको क्या सिखाता है? हारना सीखने की जरूरत नहीं है। जब हारते हैं तो आपको झक मार के कुछ ना कुछ सीखना पड़ता है, लेकिन हार आपको एक मौका देती है अगले दिन फिर आने का। और ये लाइफ में आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप कैसे एक डिफीट के साथ डील करते हैं। हर एक गेम है, जैसे मान लीजिए टेबल टेनिस है, टेबल टेनिस में आपके रिफ्लेक्सेस कितने शार्प होने चाहिए, आपका डिसीजन मेकिंग कितना शार्प होना चाहिए, क्योंकि आपके पास वक्त नहीं है। इतनी छोटी बॉल, इतना छोटा ब्लेड जो है, प्लेइंग एरिया जो है टेबल टेनिस का, देखिए आप 9 फुट का टेबल है, आपके पास 4.5 फुट की जगह होगी ज़्यादा से ज़्यादा, और आपको इतनी जल्दी सोच के उस बॉल को वापस डालना है टेबल पे। टाइम नहीं है आपके पास सोचने का कि मैं इतने डिग्री यहाँ पे खड़ा होऊंगा, इतने डिग्री ऊपर, ट्रैजेक्टरी ये होना चाहिए। वहाँ फिजिक्स और ज्योमेट्री का कोई काम नहीं है, लेकिन आपको उसमें डिसीजंस लेने हैं और जल्दी से लेने हैं। शतरंज का खेल ले लीजिए, वहाँ पे आपको जल्दबाजी नहीं करनी है। अगर आप एक पूरा गेम खेल रहे हैं, आपको 40 डिसीजन लेने हैं 90 मिनट में। लोग अपने लाइफ में डिसीजंस नहीं लेते, इनडिसिसिव। कल देखेंगे यार, स्पोर्ट्स आपको ये सिखाता है, आपके पास टाइम नहीं है, आपको डिसाइड करना है अभी और सही गलत है। ये बात में रिप्ले में देख लीजिएगा अगर रिप्ले अवेलेबल है। तो स्पोर्ट्स आपको निर्णय लेना सिखाता है, वो आपको डिसअपॉइंटमेंट से डील करना सिखाता है, वो आपको एक टाइम आप खुश होंगे, आपका पैसा बहुत होगा। यहाँ पे पैसे को मैं नहीं देख रहा हूँ। सिंधु जब हार के आती है, आप देखिएगा कभी उसको केवल चेहरे पे आंसू बह रहे हैं। साइना नेहवाल को आप ले लीजिए, के पास पैसा कम है, पैसे से कोई लेना देना नहीं है ऐसा। ये सिर्फ आपको एक इंसानी जज्बा जो है वो अलग अलग रूप में स्पोर्ट्स आपके सामने आपके सामने आता है, आपको डील करना है उससे। आप कहें कि सामने एक खेल है, यकीन मानिए स्पोर्ट्स खेल नहीं है। खेलना यकीन मानिए खेल, हम बड़े सर बोल रहे हैं वो तो खेल है यार, खेल नहीं है, उसमें बहुत कुछ जाता है। अगर आपसे मैं ये पूछूं कि एक ओलंपिक का मेडल जीतने में क्या लगता है, आप कभी सोचिएगा कितने सैक्रिफाइसेस, कितनी चीजें, इंजरीज होती हैं, कोई पूछता नहीं है आपको। जब तक आप जीत रहे हो सलाम है, आप 4 मैच हार जाइए, अरे यार वो सिंधु में वो बात नहीं रही यार, पता नहीं फर्स्ट राउंड में हार जाएगी। वो ओलंपिक चैंपियन, वर्ल्ड चैंपियन है, ओलंपिक की सिल्वर मेडलिस्ट है। इस सीजन में उसके 4 टूर्नामेंट बड़ा खराब हो गए। आपको सुनना चाहिए था जाकर बैडमिंटन सर्कल्स में, नहीं यार अब तो डिस्ट्रैक्ट हो गई है लड़की। सबके पास एक ओपिनियन है, और उसने क्या हासिल किया है, वर्ल्ड चैंपियन है, वो करेंट ओलंपिक फाइनलिस्ट है। लेकिन आपको एक सेंटेंस बोल के उसको डिसमिस करना बहुत आसान है। तो ये आपको ये भी सिखाता है कि कैसे नहीं होना है, आपको ऐसा नहीं करना है। कुछ लोग आपको लाइफ में सिखाते हैं कि कैसे रहना है,
कुछ लोग आपको ये सिखाएंगे कैसे नहीं रहना। किसी को आप देखते हैं बस स्टॉप पे खड़ा हुआ एक आदमी है और वो ज़मीन पे थूक देता है, आपका उससे कोई लेना देना नहीं, मगर आप उसको देख के आपके साथ अगर आपका कोई बेटा बेटी कोई है तो उनको ये सबक मिलना चाहिए कि भाई ऐसा नहीं बनना है। कोई गाली दे रहा है खड़ा होकर, बड़ी ऊंची आवाज़ में फ़ोन पे बात कर रहा है, माँ बाप को कुछ कह रहा है उल्टा सीधा, आप सुन रहे हैं, आपको लगता है ये ऐसे नहीं बनना है। तो स्पोर्ट्स में दो चीज़ें होती हैं, कुछ लोग आपको ये सिखाते हैं कैसे आपको बनना है, कुछ लोग वो सिखाते हैं। तो ये सिर्फ स्पोर्ट्स में मतलब स्पोर्ट्स तक सीमित नहीं है, बहुत अलग ये नॉर्मल लाइफ है। स्पोर्ट्स को कभी आप लाइफ से अलग करके देखेंगे तो वो बात रहेगी। हर चीज़ मैंने एक चीज़ जो इतने सालों में देखा है वो ये देखा है कि स्पोर्ट्समैन वो है या स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट वो है जो कि आप एक स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट को कोई और काम दे दीजिए, आप बोलिए उसको कि साहब आपको जाके डेमोन्स्ट्रेशन कवर करके आना, मैं शर्त से कहता हूँ कुछ ना कुछ स्टोरी लेके आ जाएगा, किसी से जाके बात कर लेगा, कुछ लेके आ जाएगा, कर लेके आ जाएगा। लेकिन उस डेमोन्स्ट्रेशन कवर करने वाले रिपोर्टर को बोलिए कि साहब आप जाके क्रिकेट मैच की रिपोर्ट लिख के आइए, 100 ओवर का मैच देखिए और 40 मिनट में एक 400 वर्ड की कॉपी दे दीजिए, नहीं लिख पाए। मैच देखना बहुत आसान, उसके ऊपर बातें करना बहुत आसान, आप लिखिए, नहीं लिख पाए। तो स्पोर्ट्स जर्नलिज्म क्योंकि मैं उसमें जुड़ा था तो मैंने उसको शायद थोड़ा डिफरेंटली देखा है। मैं उस चीज़ को मैं प्रोपोगेट नहीं कर रहा हूँ, मैं बहुत इज्जत करता हूँ हर फील्ड की, क्योंकि मैंने भी वो काम किए हुए हैं। लेकिन ये मेरा यकीन है कि स्पोर्ट्स चाहे वो जर्नलिज्म हो या स्पोर्ट्समैन हो, वो आपको कुछ ऐसी चीज़ें बताता है लाइफ में जो आपको लाइफ में काम आएगा। लाइफ के जो कुछ लेसन्स हैं उसको सिर्फ आप स्पोर्ट्स फील्ड में अप्लाई नहीं करेंगे, आप अपने घर में अप्लाई कर सकते हैं। डिसअपॉइंटमेंट से डील करना क्या होता है, आप यू आर एट रिस्क एवरी डे, आप कोई गारंटी नहीं कि आप जीत के आएंगे। और जब आप अनएक्सपेक्टेडली हार जाते हैं तो सोचिए क्या आप पे होता है। अभी जैसे सत्यन जीत गया ऐसे, शरद मस्ट हैव फेल्ट मिजरेबल। बाकी लोग कहेंगे चलो ऐसा कोई बात नहीं, 5 अप्रैल को तो मालूम ही हो जाएगा कि वो भी क्वालिफाई हो गया, लेकिन बात वो नहीं है कि मैं हार कैसे गया। तो वो दुख या जो डिसअपॉइंटमेंट है उसको भी हैंडल करना आना चाहिए। तो ऐसी बड़ी सारी चीज़ें, तो ये आपको खेल से मिलता है। एंड मैंने तो कम से कम यही सीखा है, मेरे लाइफ के लेसन्स वही हैं, मेरे टीचर्स यही हैं स्पोर्ट्स में जो है लोग, और इतना कुछ सीखने को मिलता है रोज़। आप कमेंटेटर्स को सुनते हैं या अभी मैं सिर्फ क्रिकेट की बात नहीं कर रहा हूँ, अक्रॉस स्पोर्ट्स की बात कर रहा हूँ कि मेरी कॉम अगर आपके साथ हैं उनका रुतबा उनका वो अपनी जगह है, लेकिन आपको वो बोलेंगे आप जर्नलिस्ट हैं, मैं आपको 5 मिनट दूंगा, आप यस बोल दीजिए, हाँ 5 मिनट तो 5 मिनट। शर्त से कहता हूँ वो आपको आधे घंटे से पहले छोड़ेंगे, क्योंकि उसकी बात 25 मिनट लंबी होती है। ये मेरे कॉम, उसको बोलना है कि मैं आपको 5 मिनट दूंगी, आपको वो 20 मिनट 25 मिनट कर दूंगी। ये उसका कैरेक्टर अच्छा अलग है, बहुत अलग है। तो जितने हमारे स्पोर्ट्समैन उतने अलग अलग कैरेक्टर्स। पॉलिटिशियंस आपको इतनी वैरायटी नहीं मिलेगी जितने आपको स्पोर्ट्समैन मिलेंगे, और बड़े इंटरेस्टिंग लोग भी मिलेंगे आपको। तो ये जर्नी में मेरी जर्नी का तो सार यही है कि बहुत अच्छे लोग मिले, बहुत अलग अलग लोग मिले। कुछ लोगों ने मुझे ये सिखाया कि कैसे रहना है, कुछ लोगों ने ये सिखाया कैसे नहीं रहना है। और इतने साल के बाद अगर आज मैं मुड़ के देखूँ तो मैं ये ज़रूर मानता हूँ कि मैंने अपने लाइफ में बहुत खुशकिस्मत लोग देखे। ये मेरी खुशकिस्मत एक ही थी कि मैंने बहुत खुशकिस्मत लोग देखे, लेकिन जब मैं एक बार पॉज करता हूँ उन खुशकिस्मतों की लिस्ट में एक ऐसा शख्स जिसे मैं बड़ी अच्छी तरह जानता हूँ, और मैं मानता हूँ कि उससे ज़्यादा खुशकिस्मत मैंने अपनी लाइफ में किसी को नहीं देखा, और वो खुशकिस्मत आदमी मैं हूँ। मैं अपने आप को बहुत लकी मानता हूँ, इसलिए नहीं कि मैंने मतलब भगवान ने मुझे बहुत सारी चीज़ें दी, भगवान ने मुझे वो सब चीज़ें दी जो मैंने नहीं मांगी। बहुत सारी चीज़ें जो मैंने मांगी मुझे नहीं मिली,
लेकिन जब मैं सोचता हूँ बैठ के कि मुझे वो क्या क्या मिला जो जिसकी मैंने कभी उम्मीद नहीं की थी, मुझे भगवान ने वो दिया, इसलिए मैं अपने आप को बड़ा लकी हूँ। और ऊपर वाले का मैं हमेशा, इसीलिए मैं, मेरा एक बस यही एक रहता है कि मैं बस ऐसे एक गॉड का जो ग्रेस है उसको मैं मानूं और ना बदलूं। और इससे ज़्यादा मैंने लाइफ में सच मानिए मैंने कुछ नहीं किया। ऊपर वाले ने मौके दिए, मैं जो कर पाया मैंने किया। लेकिन हाँ, ये मैं ज़रूर कह सकता हूँ कि जो किया दिल से किया, दिमाग से शायद नहीं किया। इसीलिए मैं अपने बच्चों को भी मैंने यही बोला, मैंने कहा आपको जो करना है आप करो। दूसरों के बच्चों को भी यही बोलता हूँ, मेरी जो कजिन्स हैं उनके बच्चों को भी यही बोलता हूँ कि भाई आप वो करें जो आप चाहते हैं। ये इसलिए नहीं करेंगे कोई और कह रहा है कि आप ये करें, डॉक्टर बन जाएंगे, जी मुझे क्या बनना है, नहीं बनना है ना बनना, लेकिन दिल की सुनिए, कुछ ना कुछ तो कर ही लेंगे। और मैंने शायद इससे ज़्यादा और कुछ नहीं। शुक्रिया। हम लोग भी ऊपर वाले के शुक्रगुजार हैं, चौधरी सर के, कलसी सर के, डॉक्टर अग्रवाल सर के, गुंजल सर के, शंकर सर के, उन्होंने हमें ये मौका दिया कि हमने आज आपको यहाँ पे बहुत अच्छे से सुना। हम लोग सब कभी ना कभी ऋषिकेश गए होंगे, मैं भी गया था 15 साल पहले और जनवरी में गया था। और जब तक मैं गंगा मैया में नहाने के लिए सोच रहा था, जनवरी थी, पानी का आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, तो मैं सोच रहा था घर पे जाके कह दूँगा कि हाँ मैं डुबकी लगा के आया था। और जब मैं एक बार उतर गया, उसके बाद में लगभग पौन घंटे तक इतना आनंद आ रहा था, वही सब अभी लग रहा था। आपके आने से पहले हमें डर लग रहा था कि इतने बड़े स्पोर्ट्स जर्नलिज्म के हम कैसे इंट्रोड्यूस करेंगे, उनको कैसे रिक्वेस्ट करेंगे, बट somehow we requested, you accepted our humble plea and you started, and अभी लग रहा था कि आप बस 2-3-4 घंटे और आप बोलते रहें और हम सुनते रहें। वो गंगा मैया वाली आज फिर से पुनरावृत्ति हुई थी। थैंक यू डॉक्टर। आपने बहुत महत्वपूर्ण बात की कि अपने दिल की मांगी। आपके पड़ोस में जो डॉक्टर रमेश अग्रवाल बैठे हैं, ये हर स्टेट की एक सिविल सर्विस बड़ी, राजस्थान की RS है, राजस्थान शासकीय सेवा, आपका उसमें सिलेक्शन हो गया। फिजिकली चैलेंज है, जो भी बोर्ड में बैठा तो आपको फिजिकली उसी कोटे में डालने की कोशिश की, आपने उसको रिफ्यूज कर दिया। भैया मैं उस कोटे में नहीं आया, मैं तो सामान्य कोटे का आना था, उन्होंने मना कर दिया। मेरे ख्याल से लंबे अरसे तक ये कानूनी लड़ाई आपने लड़ी और जीती, और जीतने के बाद आपने उस प्रशासनिक अधिकारी का जो पद था वो ठुकरा दिया। ये दिल से जाते थे, मन से जाते थे कि जर्नलिज्म में रहे, क्योंकि इस जर्नलिज्म में रह करके जो सेवा आपने शहर की थी, शायद एक प्रशासनिक अधिकारी बन के वो सेवा नहीं कर पाते। तो हम इनको सैल्यूट करते हैं। अभी आपके जीवन का एक महत्वपूर्ण जो पल है वो शायद 8 अप्रैल को आने वाला है। तो मैं आप दोनों से, भाभी जी और आपसे आग्रह करूँगा, विद्या भी आ जाए बीच में। देखिए आजकल में ये चल गया है कि शादी आपकी हुई है तो उसका एक सर्टिफिकेट बहुत जरूरी है। तो आपके पास जीता जीता सर्टिफिकेट विद्या है, तो आप दोनों भाभी जी आए बनाए। देखिए हम तो 8 अप्रैल को पता नहीं आप यहाँ होंगे कि नहीं होंगे, आपकी मैरिज एनिवर्सरी मना पाएंगे कि नहीं मना पाएंगे। तो 8 अप्रैल को आज आप यहाँ जीवंत कर दें। आपने मैरिज में हम में से किसी को भी नहीं बुलाया होगा, तो एक दूसरे को पहना ये हमारे अजयपुर प्रसिद्ध का रिवाज है कि हम उसी तरह से एक दूसरे को माला पहनाते हैं, जैसे मैरिज आपकी हुई थी तब आपने एक दूसरे को वरमाला बनाई। नहीं, हमारे ये है कि जो व्यक्ति डरता है वो माला पहले पहनाता है। अभी इनकी इजाजत है कि मैं बोल सकूं कि साहब मैंने इनको अलाउ कर दिया था पहले डालने के लिए, आज तो मेरे काम रहते।
गंजी वैसे पकड़ आप आओ। आइए तो हमारे यहाँ जब तक बस सिर में पगड़ी नहीं पकड़ते तो दूल्हा थोड़ी खिलाता है। आप ये आदमी के बेटा आप आ जाओ, बीच में आ जाओ, आप भी आओ ना सर। ये भी पहले है इसको भी पहले नहीं लेडीज गंजी भाई साहब आप रुकिए, आप तो रुकिए। थैंक यू राम भाई साहब आप रुकिए। सर आप अच्छा नहीं फोटो नहीं आ पाया। राव साहब हमारे यहाँ क्लब मेंबर्स का जन्मदिन मनाने और मैरिज एनिवर्सरी मनाने का भी वो है। गंजी हमारे क्लब के मेंबर नहीं, लेकिन मेंबर से कम भी नहीं। तो मैं गुंजन जी आपका आप Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday dear Dhanvi. Happy birthday to you. बार बार दिन ये आए, बार बार दिल ये गाए, तू जिए हजारों साल ये हमारी है आरज़ू। Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday dear Dhanvi. Happy birthday to you. तो हमारे एक क्लब के अच्छे मेंबर हैं, क्रिकेट के बढ़िया खिलाड़ी हैं शराफत भाई। उनकी एक एकेडमी भी है, वो राव साहब का कोई स्मृति चिन्ह देकर सम्मान करते हैं। He is the most hard hitter cricketer of the city for last almost 1.5 decades. आ जाओ तुम थैंक यू। मैं गुंजन जी से आग्रह करूँगा कि आप आए और आभार। Thanks so much. आदरणीय राव साहब, उनका परिवार, हालांकि मुझे निर्देश दिया गया है कि मैं सिर्फ आभार व्यक्त करूँ, तो 1 मिनट में कर सकता हूँ आपका पालन करना, लेकिन चूँकि ये अवसर मिला है आपसे बात करना और कुछ बात जो बताना ज़रूरी है वो मैं आपको शेयर करना चाहता हूँ कि जब से ये आप आए हैं तब से बार बार कानों में आवाज़ आ रही है इंडियन एक्सप्रेस। तो मैं आपको ये बात बताना चाहता हूँ कि जैसे जैसे आप इंडियन एक्सप्रेस बार बार नाम लिया जा रहा था,
तो मुझे बहादुर शाह जफर रोड याद आ रहा था। उसका रीज़न ये है कि उसी बहादुर शाह जफर रोड पे, उसी इंडियन एक्सप्रेस की बिल्डिंग के में जो एक जनसत्ता का ऑफिस था, उससे मेरा जुड़ाव रहा और मैं उसमें एक रिपोर्टर की तरह काम करता था। और एक बात मैं आपको शेयर करना चाहता हूँ, वो ये कि जनसत्ता के जो प्रधान संपादक रहे, हालांकि थे वो पॉलिटिकल एडिटर, लेकिन स्पोर्ट्स में वो इतना ही अधिकार से लिखा करते थे, चाहे वो कोई से भी खेल, किसी भी स्पोर्ट्स एक्टिविटी पे जब उनकी कलम चलती थी तो कोई रोक नहीं पाता था। तो प्रभाष जी जोशी हमारे इस क्लब के ऑनरेबल हैं। दूसरा मैं 2 नंबर आपको सजेस्ट करूँगा, देखिए आपको इस क्लब की गरिमा का अंदाज है कि मैग्सेसे अवार्ड पुरस्कार से जो सम्मानित हुई है मिसेज अरुणा रॉय, जिन्होंने RTI इस देश को दिया है, वो भी हमारे क्लब की ऑनरेबल मेंबर है। और एक सबसे बड़ा नाम नोबेल पीस प्राइज विनर कैलाश जी सत्यार्थी, वो भी हमारे इस क्लब के ऑनरेबल मेंबर है। तो ये 3 नाम मैं इसलिए मैंने आपको बताया ताकि आपको ये अंदाज हो सके कि ये क्लब किस लेवल तक है। तो जैसे कि ये अभी हमारे अतुल जी ने एक बात बताई थी कि इस क्लब में लिकर वगैरह नहीं होती। तो एक विशेषता या एक इसकी उपलब्धि मैं आपको बताना चाहता हूँ ताकि आप जहाँ कहीं भी जाएँ वहाँ ये बता सकें कि राजस्थान में एक अजमेर शहर है और अजमेर शहर में एक प्रेस क्लब है, और वो प्रेस क्लब कैसे कैसे काम करता है। तो एक तो ये बिल्डिंग आपके सामने है जहाँ बैठे, नंबर 1। और नंबर 2 कि राजस्थान में पत्रकारों को आवास उपलब्ध कराने का कोई प्रावधान नहीं है, सोचता ही नहीं था कोई। लेकिन अजय मेरू प्रेस क्लब ने पहली बार इनिशिएशन लिया और डॉक्टर रमेश अग्रवाल जब पहली बार अध्यक्ष बने थे तब से वो इनिशिएशन इस प्रकार लिया गया कि राजस्थान की पहली पत्रकार कॉलोनी भी अजमेर में बनी और उसके बाद दूसरे शहरों में बने। तो इस प्रेस क्लब ने जितना भी जो काम किए हैं वो एक माइलस्टोन है। इस प्रेस क्लब में प्रभाष जी जोशी ने कई बार आके अपने भाषण दिए, वेद प्रताप जी वैदिक वो भी हमारे क्लब के ऑनरेबल मेंबर हैं, वो भी आए, रामचरण जी जोशी आए, RTI वाले मूवमेंट में कुलदीप जी नायर और भट्टाचार्य जी वगैरह, इन सबसे लगातार संपर्क रहा। और 20 साल में इस प्रेस क्लब में कई पॉलिटिकल एडिटर आए, लेकिन आज फिर एक इतिहास में एक नया पन्ना जुड़ रहा है कि आज स्पोर्ट्स रिपोर्टर के रूप में आज आपकी पहली बार एंट्री है कि आज आप इस अजय मेरू प्रेस करते हैं कि स्पोर्ट्स के रूप में आप यहाँ उपस्थित हैं। मैं आप सभी का आपको दूसरा परिवार यहाँ आए हैं, तो मैं आप सभी का अजय मेरू प्रेस क्लब की ओर से हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ और निवेदन करूँगा कि भविष्य में भी आते रहें। और कई बातों ने आपका बहुत बहुत आभार।